8. अथर्व के डियरेस्ट पापा छत के रूम के पास पहुंचे ही थे कि उन्होंने रूम से निकलती हुई आयशा भाभी देख ली। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं वो सुनीता दीदी से मिलने आई थी। हाँ। यहाँ छत पे मिलने आई थी? हाँ? वो छत पे अचार रखा होता है ना, वो लेने आई थी। शट अप, बकवास बंद करो। कब से चल रहा है ये? 2 साल से चल रहा था। कल खत्म हो गया था तो क्या? 2 साल से? अचार हम अचार की बात कर रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, न जाने आप क्या समझ रहे हैं। मुझे बेवकूफ समझती हो तुम? हाँ? मैं पूछ रहा हूँ कि अथर्व और तुम्हारे बीच ये गंदा घिनौना खेल कब से चल रहा है? खेल? अथर्व, आप कैसी बात कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा, समझ नहीं आ रहा? रुको, मैं हुसैन को बुलाता हूँ छत पर, वो समझाएगा तुम्हें। पापा वापस सीढ़ियों की तरफ जाने लगे। आयशा भाभी उनके पीछे दौड़ी। रुकिए, जरा थमिए, 1 मिनट। वहाँ कहाँ जा रहे हैं? मैं तुम्हारी तरह छत कूद कर थोड़ी जा सकता हूँ। सीढ़ी से नीचे जाऊंगा, तुम्हारा दरवाजा खटखटाऊंगा। आयशा भाभी ने पापा की लुंगी पकड़ ली। रुक जाइए, ऊपर वाले का वास्ता आपको, ऐसा कुछ मत कीजिए। तुम पहले लुंगी छोड़ो, खुल जाएगी। चाहे जो खुल जाए आज मैं सह लूंगी, पर आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आपको कसम उड़ान छल्ले की। ये कौन से भगवान जी हैं? कोई नहीं, आप कहिए ना कि आप किसी से कुछ नहीं कहेंगे। आप अगर नीचे गए तो मैं छत से कूद जाऊंगी। कूद के बहुत जल्दी पहुंच जाओगी। आराम से सीढ़ी से उतर आओ। अरे मतलब मैं खुदकुशी कर लूंगी अगर आपने किसी से कहा तो। पहले तुम लुंगी छोड़ो और सोचने दो। आयशा भाभी ने लुंगी छोड़ दी। पापा सीढ़ी के पास से हटे और आराम से चलते हुए रूम के अंदर जाकर लाइट जलाकर कुर्सी पर बैठ गए। आयशा भाभी को समझ ना आया कि ये क्या हुआ। वो भी डरती डरती रूम में घुस गई। उनके अंदर आते ही पापा ने ऑर्डर दिया, दरवाजा बंद कर दो। आयशा भाभी के शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। उनके फेस पर एक स्माइल भी आ गई। ओह, आप भी? शट अप, मैं इसलिए बंद करने के लिए कह रहा हूँ ताकि आवाज बाहर ना जाए। यहाँ बैठो और बताओ, कब से चल रहा है ये सब? क्यों तुम अथर्व जैसे लड़के के पीछे पड़ी हो? क्या मिल रहा है तुम्हें ये सब करके? क्या तुम्हें समाज और दुनिया का कोई डर नहीं? क्या तुम्हें अपनी शादी की परवाह नहीं? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इस गंदी हरकत से अथर्व बेचारे की पढ़ाई पर, उसके जीवन पर क्या असर पड़ेगा? आयशा भाभी पापा के रैपिड फायर क्वेश्चंस को दिमाग में नोट करने की कोशिश कर रही थी। वो एक सवाल का जवाब देने के लिए मुंह खोलती तब तक पापा तीसरा सवाल पूछ रहे होते थे। बताओ, यही सब करने में फेल हुआ है बेचारा। पड़ोस की भाभी से इश्क लड़ा रहे जनाब। कुछ ऊंच नीच हो गई तो बस मोहल्ले में क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? बोलो, बोलती क्यों नहीं? पीटी पार्टी में तो खूब बोलती हो। आयशा भाभी ने फिर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तुम क्या बोलोगी? तुम्हारे पास बोलने के लिए रह क्या गया? हाँ? फाइनली पापा चुप हुए तो आयशा भाभी वहीं पास में जाकर बैठ गईं, पर वो भी कुछ ना बोली। कुछ सेकंड्स के ऑकवर्ड साइलेंस के बाद पापा उठ खड़े हुए। नहीं, कड़े फैसले लेने होंगे। तुम दोनों के इस नाजायज रिश्ते का अंत करना होगा। संभोग करने के लिए नहीं, बल्कि पढ़ाई करने के लिए बनवाया था मैंने ये कमरा। यहाँ ऐसा धंधा होता रहा तो छी। नहीं, माफ करना आयशा, पर मैं हुसैन भाई को सब बताने जा रहा हूँ। रुकिए, आप थम जाइए। आयशा भाभी ने पापा का हाथ पकड़ा और उन्हें फिर से कुर्सी पर बैठा दिया। नहीं, मैं अब कुछ नहीं सुनना चाहता। बहुत सफाई सुन ली मैंने तुम्हारी। पापा ने एक वर्ड नहीं बोलने दिया था और कह रहे थे कि बहुत सफाई सुन ली। आयशा भाभी उनके पैरों के पास बैठ गई और उनकी लुंगी ऊपर करके उनके पैरों पर हाथ रखकर उनकी आंखों में आंखें डालकर बोली, शांत हो जाइए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच। आयशा भाभी के टच से पापा की सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक गई। मतलब ये हाथ हटाओ, हाथ हटाओ पहले तुम। सच में हटा लूं? पहले मेरी बात नहीं सुनेंगे?
पापा, जिन्हें मैं और अथर्व कौन बनेगा करोड़पति के अमिताभ बच्चन से ज्यादा सवाल पूछने वाला मानते थे, वो पापा जो यमराज से भी बहस कर सकते थे, वो पापा जिनकी जुबान को सुनीता आंटी 22 गज लंबा बताती थी, वो पापा आयशा भाभी की आंखों में आंखें डालने से ऐसे शांत हुए कि मानो पेड़ बन गए हों। आयशा भाभी की कलाई में ब्लैक कलर का रबर बैंड था। उन्होंने झट से अपने बाल पीछे बांधे और पापा के पैर सहलाते हुए बोली, अब आप सुनेंगे, मैं बोलूंगी और जो मैं बोलूंगी उस पर भरोसा करेंगे। कहिए, करेंगे ना? पापा सिर्फ हाँ में मुंडी हिला पाए। उधर रात के सन्नाटे में मैं और अथर भी कुत्तों के साथ साथ मुंडी हिला रहे थे। सीटी की आवाज सुनकर कुत्तों ने सीटी की आवाज वाले डायरेक्शन में देखा और अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखने लगे। कुत्तों के फेस पर कंफ्यूजन दिख रहा था। तभी सीटी बजाने वाले ने जोर जोर से डंडा बजाना शुरू किया तो हम समझ गए कि ये कौन था। चौकीदार को देखकर कुत्ते हमारे सामने से ऐसे भागे जैसे माधव और गोपाल ने वसूली भाई को देख लिया हो। थैंक गॉड, चौकीदार भैया है ये तो। चौकीदार अंधेरे से रोशनी में आया तो ऐसा लगा जैसे साक्षात गौतम सिटी से बैटमैन देवता पधार रहे हों। छोटी हाइट, बड़ी सी दाढ़ी और सर पर टोपी लगाए चौकीदार हमें भगवान नजर आने लगे। हम दोनों खुशी के मारे उसे गले लग गए। चौकीदार भाई, आज तो तुमने बचा लिया दोस्त। हाँ भाई, आपको कुछ भी चाहिए तो बोलो, हम आपको दुनिया की हर खुशी देंगे। और ये पार्थिव तो पैंट उतारने के लिए भी राजी है। चुप बे। मैंने चौकीदार का चेहरा देखा, मुझे वो जाना पहचाना लगा। यार, ये भैया थोड़ा जाना पहचाना नहीं लग रहा? चौकीदार हंसा। शर्मा जी का लड़का, अशोक भैया का लड़का हो ना तुम। तुम हमको पहचाना है? बहादुर, तुम यहाँ? तुम तो करोल बाग में। ये बहादुर है? ये वही बहादुर है क्या जिसने हमें ब्लैकमेल किया था और बदले में पापा की ब्लैक लेबल बोतल हथिया ली थी? अथर भैया, तुम मजाक बहुत करता है। अरे पर तुम तो करोल बाग में थे यार, और ये दाढ़ी कहाँ से आ गई? वो लंबा कहानी है। फिर कोई बात नहीं, बाद में कभी सुना देगा। नहीं, अभी सुनाएगा। हम ना दाढ़ी उगाने का ट्रीटमेंट कराया। अच्छा, ट्रीटमेंट तो बढ़िया रहा बहादुर। झबरू कुत्ते से ज्यादा बाल तेरी दाढ़ी पर आ गए हैं। यही तो नुकसान हो गया भैया। तुम्हारा मोहल्ला का लोग मेरे को चोर समझ के चिल्ला दिया, फिर पुलिस आया और हमको एरिया छोड़ने को बोला। ओहो, ये तो बहुत गलत हुआ यार। पर इतनी तगड़ी गॉसिप हमें क्यों नहीं मिली? मिलेगी कहाँ से? हमें दुबई में ऐसी तैसी मराने से फुर्सत कहाँ थी। अच्छा वो सब छोड़, बहादुर भाई ये फोटो देखो। इस लड़के को देखा है तुमने? मैंने बहादुर के सामने मोबाइल स्क्रीन चमकाई। स्क्रीन देखते हुए बहादुर ऐसे डिसअपॉइंट हुआ जैसे किसी की लाश देख ली हो। ओ नो। क्या ओ नो? ये मर गया क्या? नहीं, तुम्हारा मोबाइल का बैटरी चार्ज नहीं है। देखो 8% बचा है। ओ भाई, तू पावर बैंक बेचता है क्या? नहीं, पर मेरे पास चार्जर है। ए भाई, दिमाग मत चाटना। रात से सोई नहीं है। कुत्ते ऑलमोस्ट हमारा गैंग बैंग कर चुके हैं। ये लड़का मिल नहीं रहा है, ऐसे में तुझे बैटरी की पड़ी है। मेरे पास चार्जर है तो मैं बोला। एक मिनट, ये लड़का तो मोंटू है। मोंटू? बहादुर ने जेब से एक मुड़ी तुड़ी सिगरेट निकाली और अथर को कोक दिखाते हुए बोला, मोंटू ने दिया मुझे, बहुत अच्छा लड़का है। अबे वो अच्छा लड़का नहीं, गंजेड़ी लड़का है। इसका बाप इसे 1 महीने से ढूंढ रहा है। बता जल्दी, कहाँ मिलेगा ये? नहीं, हम नहीं बताएगा। बताया तो मोंटू गुस्सा करेगा। वो अपना बाप से छुपाता फिरता है, हम नहीं बताएगा। मैं हमेशा की तरह थोड़ी रिक्वेस्ट करके मामला सॉल्व करने लगा। बता देना भाई प्लीज, 100 रुपए दूंगा। बहादुर ने बड़े स्टाइल से नाव में सर हिलाया और सिगरेट सूंघने लगा। अथर को गुस्सा आ गया। उसने एक झटके में बहादुर के हाथ से सिगरेट छीन ली। जल्दी बता दे कि वो कहाँ मिलेगा, वरना तेरी सिगरेट मैं नाली में फेंक दूंगा। अरे शर्मा जी का लड़का, मदर फ्रॉड, ऐसा क्यों करता है? मैं तुम्हें कुत्ता लोग से बचाया। छोटा सा बहादुर लंबू अथर से सिगरेट छीनने की कोशिश करने लगा। अथर ने सिगरेट वाला हाथ ऊपर किया और मुस्कुराया। तुझे पता नहीं है बहादुर, तूने कुत्तों से नहीं, कुत्तों को बचाया है। हम दोनों के पास पूछ भले ना हो, पर कमीने हम कुत्ते से भी ज्यादा हैं। चल जल्दी बता। ये चीटिंग करता है तुम। हाँ करता हूँ ना, चल बता कहाँ है। बहादुर ने हमें एक गली का नाम बताया। मैं और अथर उसको साथ लेकर उस गली में पहुंच गए। वहाँ एक दुकान के सामने मोटू मस्त फैला हुआ सो रहा था। मेरे और अथर के फेस पर स्माइल आई। हमने बहादुर को सिगरेट वापस कर दी।
सुबह सूरज चाचू के निकलने से पहले ही हमने गाड़ी घर के बाहर लगा दी। हम दोनों की आंखें नींद से भरी हुई थी, पर फिर भी फेस पर एक सेटिस्फैक्शन था कि हमने अपना पहला केस सॉल्व कर लिया था। अच्छा सुन, पहले गन को वापस रख दे। क्या? कहाँ रख दूं? जहां से उठाई थी बे, किस कॉर्नर से उठाई थी? अथर गाड़ी में पीछे देखने लगा। इससे पहले कि हम दोनों लोकेशन डिसाइड करते, छत से थंडरस्टॉर्म की आवाज आई। अथर ने गन मेरी तरफ उछाल दी और खुद कांपता हुआ गाड़ी से बाहर निकल गया।